ऑलराइट गाइस, सो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेलेक्टर्स की कि सीएसएस में सेलेक्टर्स क्या होते हैं और सेलेक्टर्स किस तरह हम लोग यूज़ करेंगे सीएसएस में, ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। तो सेलेक्टर्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये हमारा सीएसएस सेलेक्टर है, इसमें सबसे पहले हमें सेलेक्टर लगाना पड़ता है सीएसएस के सिंटेक्स में। उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी देते हैं और उसको उसकी वैल्यू सेट करते हैं और ये सीएसएस का सिंटेक्स होता है। अगर मैंने P लिखा है यहाँ पर तो मैं P को यानी कि सारे पैराग्राफ्स को अपनी मार्कअप में सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं उसके कलर को ब्लू सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो मैंने लिख रखा है CSS सेलेक्टर्स आर यूज्ड टू फाइंड द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी विल बी सेट, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो। इस केस में सारे पैराग्राफ एलिमेंट्स जो कि आपके मार्कअप में मौजूद हैं उनको सेलेक्ट कर लो। तो सेलेक्टर्स का काम क्या होता है कि ये मार्कअप को सेलेक्ट करने में मदद करते हैं, आपको उन एलिमेंट्स को टारगेट करने में मदद करते हैं जो कि आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो सेलेक्टर का मतलब वही है, सेलेक्ट करता है, ठीक है। और ये आपके लिए आसान बनाता है कि आप सिंगल या मल्टीपल HTML एलिमेंट्स भी सेलेक्ट कर सकता है, जैसे कि हम क्लास के एग्जाम्पल में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे मार्कअप्स के कितने प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आप सिर्फ इतना समझो कि जो मार्कअप होती है उसमें से हम सिंगल या फिर मल्टीपल HTML एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्टर की मदद से। और उन सारे एलिमेंट्स जो कि हमने सेलेक्ट किए हैं उनकी प्रॉपर्टी जो भी है उसको इस वैल्यू में सेट कर सकते हैं। हम लोग CSS के 4 तरह के सेलेक्टर्स देखेंगे, जिनमें से एक है CSS एलिमेंट सेलेक्टर, एक है CSS ID सेलेक्टर, एक है CSS क्लास सेलेक्टर और इसके बाद है CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर। ये सारे किस तरह काम करते हैं ये चलो चलते हैं VS कोड में और वहाँ पर अच्छे से समझते हैं। तो अब मैं आपको अपने VS कोड में लेकर जाऊँगा, वहाँ पर लाइव सर्वर चालू करेंगे और इसकी कोडिंग करके देखेंगे कि किस तरह हम लोग CSS के ये जो 4 सेलेक्टर्स जिनका नाम लिया है मैंने अभी, उनको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपने कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पर अब मैं अपने VS कोड को खोलूँगा और यहाँ पर एक tut14.html नामक फाइल बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर tut14.html नामक फाइल बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर tut14.html नामक फाइल बना ली है और यहाँ पर मैं जल्दी से HTML की बॉयलर प्लेट लगाऊंगा। मेरा पुराना लाइव सर्वर चल रहा है, पर इसको डिस्पोज कर दूंगा मैं। और यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ CSS सेलेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इंटरनल CSS का इस्तेमाल करूँगा। आप लोग इनलाइन CSS का इस्तेमाल ना करें, एक्सटर्नल का कर सकते हो। इंटरनल का मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पेज के अंदर अंदर रहे और यहाँ पर मैं जो भी स्टाइलिंग लिखूँगा उस पेज में अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं और हेडिंग वही दूंगा CSS सेलेक्टर्स और लाइव सर्वर खोल लेता हूँ ताकि मेरा जो पेज है वो लाइव सर्वर में चला जाए। अभी CSS सेलेक्टर्स और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा और मैं लिखूंगा दिस इज़ अ सिंपल पैराग्राफ टू डेमोन्स्ट्रेट CSS सेलेक्टर्स। तो यहाँ पर जल्दी से लिखेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए और थोड़ा अच्छा लगे T को कैपिटल भी कर लेंगे। तो जो सबसे सिंपल सा सेलेक्टर की बात की जाए तो वो क्या है, अभी पेज दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। पेज अभी ऐसा दिख रहा है, कुछ ज़्यादा हमने नहीं किया इसमें। एक सिंपल से सेलेक्टर की बात अगर की जाए तो वो है कि मैं कहूँ पैराग्राफ, और पैराग्राफ का क्या कर दो, पैराग्राफ का कलर कर दो, क्या कर दो, रेड कर दो, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया अपने स्टाइल में और यहाँ पर देखो मेरे पैराग्राफ का ये जो कलर था वो रेड हो गया, यानी कि जो P टैग है उसका कलर मेरे पास रेड हो गया। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पर और पैराग्राफ टैग्स ऐड करूँ तो उनका जो कलर है उनका कलर भी रेड हो जाएगा। देखो यहाँ पर उनका कलर भी रेड है, यानी कि सारे के सारे पैराग्राफ्स का कलर मेरे पास यहाँ पर रेड हो जाएगा, ठीक है। एक और ऐड करूँगा, येट अनदर सिंपल पैराग्राफ, इसको मैं इनसाइड डिव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं वर्ड रैप को जल्दी से टॉगल करूँगा ताकि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार गायब हो जाए और मैं यहाँ पर सिंपली एक डिव लिख दूँगा, ठीक है। और ये वाला जो मेरी लाइन है इसको मैं ऑल्ट और अप एरो की दबाकर मूव करूँगा, सेव कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ लिखा है डिव के अंदर। तो क्या ये पैराग्राफ भी रेड होगा, थोड़ा सोचो और मुझे बताओ। बिल्कुल ये पैराग्राफ भी रेड होगा, बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा, अगर ऐसा सोचा तो, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे के सारे पैराग्राफ को बोल दिया है कि इनको कर दो रेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारे पैराग्राफ्स मेरे रेड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ एक पैराग्राफ को, सिर्फ एक पैराग्राफ को रेड करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मैं इसको रेड करना चाहता हूँ तो मैं डालूंगा यहाँ पर, मैं यूज़ करूँगा ID सेलेक्टर। तो ये था एलिमेंट सेलेक्टर, बाय द वे जस्ट P लिख दिया, ये एलिमेंट सेलेक्टर था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पर इस P की ID है वो हो जाए रेड एलिमेंट, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं कहूँगा कि हैश रेड एलिमेंट
मैं यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा हूँ कि वो एलिमेंट जिसकी आईडी रेड है, जिसकी आईडी रेड एलिमेंट है, उसके कलर को रेड कर दो। तो मैंने टारगेट कर लिया आईडी से, और पता कैसे चलेगा ये आईडी है क्लास नहीं है? मैंने यहाँ पर एक पाउंड सिंबल लगाया, पाउंड सिंबल रेड एलिमेंट, कलर रेड किया, तो जिसकी भी आईडी रेड एलिमेंट है वो यहाँ पर क्या होगा? रेड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सेकंड वाला मेरा रेड हो चुका है। और आईडी जो है वो यूनिक होती है, क्लास जो होती है वो मल्टीपल भी हो सकती है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो इस तरह की जो चीज़ है वो बेसिकली हम यहाँ पर आईडी में नहीं डालना चाहेंगे, हम चाहेंगे उसको क्लास में डालना। तो मैं एक काम करूँगा, आईडीज़ को दे देता हूँ सेकेंड पैरा, और अगर मैं इसको सेकेंड पैरा नाम की आईडी दूंगा तो यहाँ पर ये अब रेड नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये जो आईडी है इसकी चेंज कर दी। मैंने रेड एलिमेंट की आईडी लिखी है, यहाँ पर सेकेंड पैरा है, तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लास लिख दूँ रेड एलिमेंट, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार पॉज करो और बताओ कि क्या ये काम करेगा। बिल्कुल ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये क्लास है और यहाँ पर आईडी की बात की जा रही है, तो ये भी काम नहीं करेगा, रेड नहीं होगा मेरा एलिमेंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ तो क्या ये काम करेगा? यस, तब ये काम करेगा, तब सेकंड वाला पैराग्राफ रेड हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो और क्लासेस भी लिख सकता हूँ, जैसे मान लो मैं BG ब्लू कर दूँ, और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू कर दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख दूँ BG ब्लू। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं BG ब्लू करने से बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो चुका है। यहाँ पर देखो हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, दो क्लासेस ऐड करी हैं। एक तो रेड एलिमेंट नाम की क्लास थी और एक थी मेरी BG ब्लू नाम की क्लास। तो ये है हमारी क्लास सेलेक्टर। तो अभी हमने तीन तरह के सेलेक्टर्स देखे, एक तो हमने आईडी सेलेक्टर देखा, और एक हमने देखा, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको सेकेंड पैरा ही कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं एक काम करूँगा, मैं फर्स्ट पैरा के लिए लिख दूंगा और यहाँ पर आईडी डाल दूंगा फर्स्ट पैरा की, और फर्स्ट पैरा के लिए कुछ और लिखूंगा मैं, कलर मैं कर दूंगा इसका ग्रीन, ठीक है। और देखो इसका जो पहला वाला था उसका कलर ग्रीन नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ओके, क्योंकि मैंने डॉट लगा रखा है, मुझे पाउंड लगाना पड़ेगा आईडी के लिए। अब ये हो जाएगा, देखो ग्रीन, ये ग्रीन हो गया। फिर ये जो था इसका कलर और बैकग्राउंड दोनों मैंने सेट किए हुए हैं। कलर मैं एक काम करता हूँ, इसका येलो कर देता हूँ, इसका कलर येलो कर देता हूँ। तो कलर जो है इसका देखो येलो हो गया और बैकग्राउंड ब्लू हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि अभी आप इस पर फोकस ना करें, आप अभी सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि मैं इसको सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट पैरा को कैसे टारगेट किया उसकी आईडी की मदद से, मैंने BG ब्लू को कैसे टारगेट किया उसकी क्लास की मदद से, वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ उन पर आप फोकस करें। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीज़। तो हमने अभी यहाँ पर किन किन चीज़ों के बारे में बात करी, हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले हमारे जो HTML के एलिमेंट सेलेक्टर थे उनको, फिर हमने देखा आईडी सेलेक्टर को, फिर हमने देखा क्लास सेलेक्टर को। अब यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रुपिंग सेलेक्टर भी होता है। तो मैं ग्रुपिंग सेलेक्टर भी बता देता हूँ आप लोगों को। मान लो मेरे पास यहाँ पर फुटर भी है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ दिस इज़ फुटर, और मैं क्या करूँगा, इस फुटर को सबसे एंड में डालूंगा क्योंकि ये फुटर है। तो आप लोग देखो यहाँ पर दिस इज़ फुटर है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फुटर है और जो मेरा पैराग्राफ है, P टैग है, ये काम करता है, एक स्पैन ऐड कर देता हूँ, दिस इज स्पैन। मैं चाहता हूँ उनका बैकग्राउंड पिंक हो जाए, तो मैं ग्रुप कर सकता हूँ सेलेक्टर्स को। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, मैं कहूँगा फुटर और स्पैन का बैकग्राउंड कलर कर दो, क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर पिंक। अब एक ट्रिक आपको दिखाता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर पूरा टाइप करना एक बहुत बड़ा हेडेक है, तो मैंने कैसे टाइप किया उसको जल्दी, VS कोड के अंदर मैंने B लिखा। आप B लिखें, उसके बाद इसके बाद का कुछ भी लिख दें। जैसे आप कलर भी लिखोगे ना तो आपको सेलेक्ट करेगा, BCOL भी लिखोगे ना तो आपका पहला बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर कोई भी मैच करा सकते हो। आई होप कि समझ गए आप मेरी बात। अगर मैं B कलर भी लिखूंगा तब भी वो मुझे बैकग्राउंड कलर दिखा देगा, अगर मैं BA कलर लिखूंगा तब भी मुझे बैकग्राउंड कलर दिखा देगा, क्योंकि BA यहाँ से मैच हो गया, इसके बाद कलर मैच हो गया। तो अगर आप B लिखते हो तो बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास सजेशन। OL लिखते हो तो बैकग्राउंड का LO, सॉरी नॉट OL, LO करोगे तो क्या होगा, बैकग्राउंड का यहाँ पर मैच हो जाएगा LO। फिर R कर दिया तो भी है मेरे पास काफ़ी, तो मुझे BACKCOL लिखूंगा तो यही मैच कर रहा है। सिर्फ देखो कौन कौन से मैच कर रहे हैं, एक तो बैकग्राउंड कलर मैच कर रहा है, बैकग्राउंड का बैक मैच कर गया, कलर का COL मैच कर गया, फिर बैकग्राउंड क्लिप का बैक ये हो गया, O यहाँ से मैच हो गया, क्लिप का CL यहाँ से मैच हो गया। तो आप अगर छोटा मोटा भी लिख देते हो ना, अगर आप B ग्राउंड कलर भी लिखते हो
तो आपका बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि मैंने कैसे टाइप किया समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को आराम से बिल्कुल बता दूँ इस चीज़ को कि मैं क्या चीज़ कैसे कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके क्वेश्चंस हों इस पर कि किस तरह मैं लाइंस मूव कर रहा हूँ, किस तरह मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एकदम क्लियर हो जाए सब कुछ, वीडियो देख के ही क्लियर हो जाए। तो अगर मैं वीडियो में क्लियर कर पाया ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और क्वेश्चंस कम से कम रहे, तो इसका मतलब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा इन सारे वीडियोस को देखकर। सो ये था हमारा कंबाइंड ग्रुपिंग सेलेक्टर जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके बारे में मैंने बात यहाँ पर नहीं करी, वो है CSS के कमेंट्स। CSS में अलग से कमेंट्स होते हैं। तो HTML में जो कमेंट आप लोग लिखते हैं वो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अगर मैं कमेंट लिखूं तो मैं कुछ इस तरह कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश लगाकर इसको ये सिंटेक्स से कमेंट कर सकता हूं। खैर ये तो विजुअल स्टूडियो कोड का हमारा एक फीचर है जिसकी मदद से हम कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश शॉर्टकट का इस्तेमाल करके ये जो है ये वाला और ये वाला ये किसी भी चीज़ के चारों तरफ ला सकते हैं। कंट्रोल स्लैश करके वापस से हटा भी सकते हैं। तो ये जो था हमारा HTML का कमेंट था। अब अगर आपकी स्टाइल शीट सेपरेट है तब आप चाहोगे वहाँ पर भी कमेंट लगाना, पड़ सकती है ज़रूरत आप लोगों को कमेंट लगाने की। तब आप क्या करोगे, देखना मैं यहाँ पर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर दिस लिख के कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ तो देखो यहाँ पर कमेंट कैसा बना। विजुअल स्टूडियो कोड इतना स्मार्ट है कि इसने देख लिया कि ये चीज़ स्टाइल के अंदर है और स्टाइल में कुछ इस तरह का कमेंट आना चाहिए। तो ये CSS का कमेंट है, फॉरवर्ड स्लैश स्टार फिर स्टार फॉरवर्ड स्लैश। इसके बीचों बीच जो भी लिखोगे वो आपके कमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि वो आप कोई मैसेज छोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, मैसेज छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर और ग्रुपिंग का G भी कैपिटल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्लास सेलेक्टर। सेलेक्टर की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, ठीक है। कंट्रोल S टू सेव। और उसके बाद ये मेरा ID सेलेक्टर। एंड आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी। मैं एक काम करता हूँ, P लिखता हूँ और इसके बाद लेता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पैराग्राफ है उसमें आप बॉर्डर लगा देते। देखो बॉर्डर लग गए सारे पैराग्राफ्स में, तो 2 पिक्सल के और रेड कलर के, ठीक है। तो ये भी मैं कर सकता हूँ। और ये कौन सा सेलेक्टर था मेरा, ये था मेरा एलिमेंट सेलेक्टर। तो आप अगर अपनी CSS स्टाइल शीट्स में ये देखते हैं, कहीं भी आपने अगर कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का कोड खोलकर देखा हो और आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखता हो, तो ये जो है ये CSS के कमेंट्स होते हैं। यहाँ पर हमने 4 तरह के सेलेक्टर्स देखे और इन्हीं सेलेक्टर्स की मदद से हम लोग CSS के बेसिक्स को समझेंगे। फिर एडवांस सेलेक्टर भी हम लोग देखेंगे कि एडवांस किस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब ये बैकग्राउंड कलर क्या है और इस तरह की कितनी प्रॉपर्टीज़ और कितनी वैल्यूज़ हैं, इन सब के बारे में मैं आपसे जल्दी बात करूँगा। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को जो चीज़ क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि 3 तरीके होते हैं CSS को लिखने के। एक तो इनलाइन CSS, एक इंटरनल CSS और एक एक्सटर्नल CSS। उसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि किस तरह से बेसिक सिलेक्शन जो होता है हमारे CSS का वो कैसे किया जाता है। जैसे कि एलिमेंट सेलेक्टर हमने यूज़ किए, ID सेलेक्टर हम कैसे यूज़ करें, क्लास सेलेक्टर कैसे यूज़ करें और ग्रुपिंग सेलेक्टर किस तरह यूज़ करना है हमको, अलग अलग तरह से कैसे ग्रुप करें सेलेक्टर्स को। तो यहाँ पर अगर मान लो, अब यहाँ पर कब आपको ID सेलेक्टर यूज़ करना है और कब क्लास सेलेक्टर यूज़ करना है। ID सेलेक्टर तब यूज़ करना है जब सिर्फ एक एलिमेंट में आप कोई चीज़ चाहते हो। अब अगर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डार्क करना चाहता हूँ तो मैं उसमें ID डाल के ID सेलेक्टर यूज़ करके और लिख दूंगा उसकी CSS। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक चीज़, जैसे कि मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाता हूँ कोई वेबसाइट का, अगर मैं आपको यही वेबसाइट का एग्जांपल दिखाऊँ तो मैंने जो डिज़ाइन इस वाली लाइन पे दिया हुआ है इस रो पे, वही चाहूँगा मैं इस वाली रो पर भी दूँ, वही चाहूँगा मैं इस वाली रो पर भी दूँ, वही चाहूँगा इस वाली रो पर भी दूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक क्लास दे दूँगा इसको और वो क्लास इन सारों में लगा दूँगा जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो आई होप कि समझ में आ गई होगी चीज़ आप लोगों को। और उसी के साथ साथ लेकिन अगर मुझे लोगो में कुछ करना हो, क्योंकि लोगो मुझे दिख रहा है सिर्फ एक ही है यहाँ पर, तो मैं अगर कुछ करना चाहूँगा लोगो के साथ तो मैं ID डाल के भी उसमें कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। जैसे साइन इन बटन इनका है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दोनों का डिज़ाइन सेम दिख रहा है, तो मैं इसमें क्लास डाल दूँगा। क्लास का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ब्लू बॉर्डर दे सकता हूँ और मैं दोनों में डाल दूंगा वो क्लास। और इसमें मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं, जैसे ब्लू बॉर्डर, ब्लू कलर, ब्लू बॉर्डर में डिफाइन हो सकता है कि इसका बॉर्डर ब्लू हो और ब्लू कलर में डिफाइन हो सकता है कि इसके अंदर का कंटेंट जो हो वो ब्लू हो। तो इस तरह से आप लोग जो है क्लास और ID यूज़ कर सकते हैं। क्लास का मतलब कि एक क्लास जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स में भी जा सकती है और एक एलिमेंट में मल्टीपल क्लास भी आ सकती हैं।
लेकिन आईडी का ऐसा नहीं होता है हिसाब। आईडी में क्या होता है कि एक एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होती है, वो उसका आइडेंटिफायर है। आईडी का मतलब ही आइडेंटिफायर है, और वो जो आईडी है वो फिर उस नाम से किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते आईडी आप। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये चीज़ क्लियर होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो जल्दी से जल्दी इसको एक्सेस करें और आप लोग जुड़ जाएं इस कोर्स से, यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क करके इस प्लेलिस्ट को, और यहाँ पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव करके। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते रहें वीडियोस को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you next time.